स्टूडेंट्स, बचपन में आपने इस टॉय कार के साथ तो जरूर खेला होगा जिसको हम एक डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करके छोड़ देते थे तो ये आगे काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती थी। ऐसा क्यों होता था? अगर इसको थोड़ा सा खोल के अंदर से देखें तो आप गौर करें, इसके व्हील्स के दरमियान एक जो एक्सिस लगा हुआ है उस एक्सिस के साथ एक काफी हैवी सा मेटल का एक व्हील लगा हुआ है या मेटल की एक डिस्क की तरह की अरेंजमेंट है जो इस वक्त आपको नजर आ रही है। असल में ये जो व्हील है इसे इस वक्त हम फ्लाई व्हील कह सकते हैं। होता यह है कि जैसे ही हम इस कार को थोड़ा सा मूव करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं, हम इस पूरी कार या इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर कर दी। अब चूंकि ये फ्लाई व्हील, ये जो हैवी सा व्हील है, ये घूम रहा है तो इसके घूमने के साथ साथ हमने इसके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी स्टोर कर दी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के काबिल हो जाती है। इस एनर्जी को जो इस फ्लाई व्हील की रोटेशन की वजह से इसके अंदर स्टोर हुई, इस एनर्जी को नाम दिया जाता है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 9 करना है, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आप कर सकते हैं। रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपको याद होगा वहां हमने एक सिंपल वर्ड पढ़ा था, कैनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने ये कहा था कि ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से उसके अंदर स्टोर हो जाती है, इस एनर्जी को नाम दिया जाता है कैनेटिक एनर्जी। असल में तब हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे, लेकिन आज इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। वहां पर हमने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसे कैनेटिक एनर्जी कहेंगे। असल में वो कौन सी एनर्जी थी? ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको सामने लिखा नजर भी आ रहा है, हाफ एम वी का स्क्वायर। लेकिन अगर कोई एनर्जी बॉडी की घूमने वाली मोशन यानी रोटेशन की वजह से उसके अंदर स्टोर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा ही मजेदार। उस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा सफेयर इमेजिन कर लेते हैं। फर्ज कर लें ये सॉलिड सफेयर है जो अंदर से भरा हुआ है, यानी सॉलिड है। जिस तरह क्रिकेट की हार्ड बॉल होती है ना, जो अंदर से भी फिल्ड होती है, वैसा ही कोई सफेयर है। और इस सफेयर को फर्ज कर लें हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप गौर करें, ये इसके डायामीटर के बिल्कुल अलोंग है, या आप यूं समझ लें कि ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। अब अगर मैं इस सफेरिकल ऑब्जेक्ट, ये जो सफेयर है जो घूम रहा है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके कंसीडर करूं तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो बड़ा सा सफेयर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें से एक पार्टिकल है उसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का मास m3 है, अप टू आखिरी पार्टिकल का मास क्या होगा? mn, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे ये सफेयर रोटेट कर रहा है सर्कल में, ये सारे पार्टिकल्स अपने अपने सर्कल्स में घूम रहे हैं और इन सब का रेडियस अपना अपना है। m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, गौर करें वो क्या है? r1, m2 का r2, m3 का r3, इसी तरह mn का क्या है? rn। लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल सेम है और वो बिल्कुल वही है जो इस पूरे सफेयर का है। इसी तरह अगर आप इन सारे पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड्स या इस केस में टेंजेंशियल स्पीड्स की बात करें तो वो क्या होंगी? जाहिर बात है, हर पार्टिकल का जो अपना अपना सर्कल है
उसके टेंजेंट के अलोंग। आप गौर करें, m1 की क्या है v1, m2 की क्या है v2, m3 की क्या है v3 अप टू mn की क्या है vn। तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि इनकी एंगुलर मोशन को, ये जो पूरे स्फीयर की रोटेशनल मोशन है, इसको इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप सिर्फ m1 की बात करें, तो m1 की कोई ना कोई टेंजेंशियल स्पीड तो है, इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो है। अगर मैं इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वही पुराने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या बनेगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। लेकिन मैं यहां v1 यानी टेंजेंशियल स्पीड की जगह वो जो आपने चैप्टर 5 में फॉर्मूला पढ़ा था, जो मैं सामने बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या वो यहां यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं v1 की जगह लिख सकता हूं r1 ओमेगा 1 सारे का स्क्वायर। जिस तरह से फिर हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं m2 की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो क्या बनेगा, हाफ, जहां जहां 1 था वहां वहां 2 आ जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। चलते चलाते थर्ड जो पार्टिकल है उसके लिए हाफ m3 r3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 का स्क्वायर, अप टू आखिरी जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा n का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस पूरे स्फीयर की रोटेशन की वजह से जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन सारे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी के अभी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उनको ऐड कर दें तो आपके पास पूरे स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम कह सकते हैं कि इस स्फीयर की जो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी, जिसे मैं जाहिर कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी यानी के, नीचे सबस्क्रिप्ट में ROT लिख दें यानी रोटेशनल। तो ये आपके पास बन जाएगी, इन सारी टर्म्स को ऐड कर दें, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, अप टू चलते चलाते आखिरी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, हाफ mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा n का स्क्वायर। अब यहां पे जरा दोबारा से वही पुरानी बात जो मैं इस चैप्टर में काफी दफा कर चुका हूं, जरा गौर से देखें, ये जो स्फीयर है ये एक रिजिड बॉडी है, बिल्कुल रिजिड बॉडी है। और अगर रिजिड बॉडी एंगुलर मोशन कर रहा हो, जिस तरह यहां पे रोटेशन हो रही है, तो मैंने आपको काफी दफा बताया था कि रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी कवर करते हैं, और उनकी आपस में एंगुलर एक्सेलरेशंस की वैल्यूज भी अगर वो पैदा हो तो वो भी सेम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर m1, m2, m3, mn इन सब की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, यानी ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3 अप टू इक्वल टू ओमेगा n। और ये सारी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, और ये किसके इक्वल है, ये उस स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनल इक्वेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n, इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा। तो फिर अगले स्टेप में मैं इन सब की जगह ओमेगा लिख देता हूं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब आप गौर करें, ओमेगा स्क्वायर जो यहां पे हर टर्म के साथ नजर आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। इसी तरह हाफ भी कॉमन आ गया, एक तरफ हाफ लिख दिया, एक तरफ ओमेगा स्क्वायर, और दरमियान में आप गौर करें ब्रैकेट्स के अंदर क्या नजर आ रहा है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी में भी ऐसी ही ब्रैकेट के अंदर एक समेशन आई थी, काफी सारी टर्म्स का सम आया था, जिसे हमने कैसे लिखा था, सिग्मा की शक्ल में। तो अगले स्टेप में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह सिग्मा, नीचे i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर राइट हैंड साइड पे ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा वाली टर्म है ये तो अब बड़ी
जल्दी आपको बता देना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज एक्चुअली टोटल रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस सफेयर। इस सफेयर के रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू है, जिसे हम कैपिटल आई से जाहिर करते हैं। सो हम लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस सफेयर की यानी इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब जरा थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने माइंड को, दोबारा से चैप्टर 4 में जाएं, जहां हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। वो लीनियर मोशन की बात हो रही थी। वो सामने बॉक्स में मैं दोबारा लिख के आपको दिखा रहा हूं। वो क्या था? हाफ एम वी का स्क्वायर। और ये एंगुलर मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जरा गौर करें, लीनियर पैरामीटर्स की जगह सिंपली एंगुलर पैरामीटर्स आ गए हैं। किस तरह? देखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में लीनियर स्पीड है यानी v, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में v की जगह क्या है? ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड। इसी तरह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में मैस है, और आप जानते हैं जो काम मैस लीनियर मोशन में करता है वही काम एम आर स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में करता है। इसका मतलब है एम की जगह उधर देखें एंगुलर मोशन वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया? आई। इसका मतलब है ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं, बस फर्क क्या है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है और वो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो रोटेशनल मोशन के लिए है। तो ये तो फिलहाल अभी तक हमने क्या किया? हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया। आपको यह भी पता चल गया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दी जाती है तो उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट मुसलसल घूमने की कोशिश करता है। और इसी को मैंने लेक्चर के स्टार्ट में वो जो टॉय कार थी उसके अंदर जो फ्लाई व्हील लगा हुआ है उसके अंदर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम स्टोर करते हैं, शुरू में उसको डिस्प्लेस करके मैंने आपको वहां पर इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फायदा और प्रैक्टिकल यूज बताया। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल यूज है जो गाड़ियों के इंजन्स के साथ एक व्हील लगा होता है जिसे फ्लाई व्हील कहते हैं, वहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम यूज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी भी गाड़ी के इंजन को इमेजिन करें तो गाड़ी के इंजन में आप जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर कंबस्शन हो रही होती है, जिसमें पिस्टन जो है बार बार सिलेंडर के अंदर और बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, और उस पिस्टन का कनेक्शन एक क्रैंक शाफ्ट के साथ होता है, और पिस्टन के टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से क्रैंक शाफ्ट घूमती है। मोस्टली जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ 3 सिलेंडर गाड़ियां भी होती हैं, मोस्टली 4 सिलेंडर गाड़ियां भी होती हैं, यानी इस तरह के कितने सिलेंडर लगे होंगे? 4। अब हर सिलेंडर में जो पिस्टन है उसने टू एंड फ्रो मूव करना है, और ये जितने भी सिलेंडर आपको लगे नजर आ रहे हैं मोस्टली ये 4 स्ट्रोक इंजन को जाहिर कर रहे होते हैं। यानी आप यूं समझ लें कि इंजन का के अंदर यानी इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है इसने 4 दफा मूव करना होता है, यानी 2 दफा अंदर की तरफ और 2 दफा इस सिलेंडर से बाहर की तरफ। इन 4 दफा मूव करने के दौरान सिर्फ एक दफा इस सिलेंडर ने पावर को बाहर ट्रांसफर करना होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि हर सिलेंडर कितनी दफा पावर को बाहर ट्रांसफर कर रहा है? एक दफा। तो 4 सिलेंडर अगर लगे हों तो ये 4 सिलेंडर कितनी दफा करेंगे? 4 दफा। इन चारों सिलेंडर्स के जो पिस्टन है उनका कनेक्शन क्रैंक शाफ्ट के साथ चारों तरफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस में इस तरह किया जाता है कि ये इनमें से कोई सिलेंडर अगर बाहर आ रहा है तो कोई दूसरा अंदर जा रहा होगा, कोई तीसरा फिर बाहर आ रहा होगा, कोई चौथा फिर अंदर जा रहा होगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि इस क्रैंक शाफ्ट की जो रोटेशन है वो स्मूथ हो, वो झटके ना खाए। लेकिन फिर भी आप इमेजिन करें क्रैंक शाफ्ट के एक पूरे चक्कर में हम चारों तरफ से कितनी पावर स्ट्रोक्स दे रहे हैं? 4, अगर मैं 4 सिलेंडर इंजन की बात करूं। लेकिन एक पूरे सर्कल में 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, फिर भी झटका लगने का चांस तो होगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस क्रैंक शाफ्ट के साथ एक बड़ा हैवी सा मेटल का व्हील लगा होता है। इंजन के साथ ही हम देख सकते हैं, अगर उस इंजन को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो
अब होता यह है कि शुरू में जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है और पिस्टन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट के अंदर ये पिस्टन्स जो हैं ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट थोड़ा सा घूमना शुरू करती है, साथ ही ये मेटल का हैवी सा व्हील भी घूमना शुरू कर देता है। अब शुरू में इस हैवी से व्हील को घुमाने के लिए जाहिर बात है एनर्जी तो चाहिए, लेकिन एक दफा जब ये व्हील घूमना शुरू कर देगा तो इसके अंदर काफी ज्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम क्लच को यूज करेंगे और गियर लगाएंगे और फिर क्लच को छोड़ेंगे और एक्सेलरेटर पे पांव रखेंगे, तो फिर झटका नहीं लगेगा, झटका कम से कम लगेगा। उसकी रीजन ये है कि क्रैंक शाफ्ट को कंटिन्यूअसली रोटेट करवाने के लिए, स्मूथ रोटेशन देने के लिए, ये जो फ्लाई व्हील है इसके अंदर काफी सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो ये था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का प्रैक्टिकल यूज। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं यहां पर एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क। डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं और हमने ये फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड। अब डिस्क कैसी होती है मैंने आपको रोटेशनल इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में बताया था। जैसे फर्ज कर लें ये एक ड्रम है सिलेंड्रिकल जो अंदर से भरा हुआ है, या ये एक रिंग है जो अंदर से भरी हुई है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क। फर्ज कर लें ऐसी ही एक डिस्क हमारे पास है और हमने इसको इसके ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास कर रहा है, हमने इस डिस्क को इस एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। अब इस डिस्क के अंदर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है वो हमारे पास क्या बनेगी। देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया, हाफ आई ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर। अब आई डिस्क के लिए जो आई है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने वहां आपको बताया था उस टॉपिक में, डिस्क का जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इसमें एम क्या है, मास ऑफ दिस डिस्क, और आर क्या है, इसका रेडियस। तो हमारे पास बन जाएगा, देखें एक हाफ तो पहले से मौजूद था, एक हाफ अब आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/4 बन जाएगा। इसके अलावा क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब सामने ब्रैकेट में आपको लिखा नजर आ रहा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो फिर v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह। तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं v स्क्वायर लिख सकता हूं, जिसके बाद मेरे पास डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/4 mv स्क्वायर। अब गौर करें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हो, चाहे वो डिस्क है, चाहे हुप है, चाहे कुछ भी है, उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, उसका भी हाफ, हाफ का भी हाफ करें तो 1/4 होता है, ऐसा ही है ना। तो ये आ रहा है 1/4 एम वी स्क्वायर। मैं कह सकता हूं कि डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में हाफ है। अब हम मूव करते हैं हुप की तरफ। फर्ज कर लें इसी डिस्क को अंदर से खाली कर देते हैं, अब ये रिंग बन गई है यानी हुप बन गई है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, उसी एक्सिस के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट कर रहे हैं। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए सेम वैसा ही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, हेडिंग हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ हुप। हुप के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह क्या आएगा, हम जानते हैं कि हुप का या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपल एम आर स्क्वायर। तो यहां पर हम आई की जगह लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से बन गया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और जिस तरह ऊपर हमने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर लिखा, यहां भी हम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर। तो आप गौर करें, हमारे पास जो रूप है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और ये बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है। सो हम कह सकते हैं कि हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो है इन दोनों के अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। अब एक छोटा सा केस हम डिस्कस करते हैं, चाहे हुप है चाहे डिस्क है कुछ भी है। फर्ज कर लें इसको हमने रोल करवाना शुरू कर दिया। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है स्लिप किए बगैर, स्किड किए बगैर, तो यह बात जहन में रखें कि इसकी
रोलिंग के दौरान ये रोटेट भी कर रहा होता है और ट्रांसलेट भी कर रहा होता है। रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो याद रखें इसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज आएंगी। यानी मैं कह सकता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक और केस करने लगे हैं जिसमें हम डिस्क और हुप, बेसिकली आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी हाइट आप देख सकते हैं h है, वहां से अलो करेंगे कि ये रोल करके इंक्लाइन प्लेन की बॉटम पे आए। और हमारा एम क्या है कि हमने जैसे ही ये बॉटम पे पहुंचेंगे, इंक्लाइन प्लेन की बेस पर, जमीन के लेवल पर आएंगे, तो उस वक्त उनकी लीनियर स्पीड यानी v की क्या वैल्यू है उसका हमने फॉर्मूला बनाना है। तो चलें शुरू करते हैं। हेडिंग हम लिख लेते हैं व्हेन डिस्क और हुप स्टार्ट्स रोलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये हमने हेडिंग लिख ली। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब ये डिस्क या हुप कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे होगा तो वहां इसके पास कौन सी एनर्जी है? जारी बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं? mgh। ये चैप्टर 4 में हम डिटेल में कर चुके हैं। जैसे ही ये रोल करके जमीन के लेवल पे आएंगे यानी बॉटम पे आएंगे, तो मुझे ये बताएं कि यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। आप एज्यूम करें कि यहां पे फ्रिक्शन का फिनोमिना भी नहीं हो रहा, यानी फ्रिक्शन लेस है सारा कुछ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ध्यान से, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं। और इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसमें कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा होगा? रोटेशनल का भी और ट्रांसलेशनल का भी। मैं कह सकता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर मैं यूज करूं और फ्रिक्शन लेस केस कंसीडर करूं तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। और टोटल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां एक छोटी सी सब हेडिंग हम लिखते हैं फॉर डिस्क। पहले मैं डिस्क की बात कर लेता हूं। तो अब मुझे एक बात बताएं, चाहे डिस्क है चाहे हुप है, पोटेंशियल एनर्जी है टॉप की जगह तो mgh ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे mgh आ गया। और डिस्क के केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो होती है 1/4 mv²। बिल्कुल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की। और ट्रांसलेशनल का तो वही फॉर्मूला है, हाफ mv²। अब ऐसा करें, यहां से हाफ mv² को रहने दें, आप ऐसा करें mv² को कॉमन कर लें राइट हैंड साइड से। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ बच गया? 1/4 प्लस 1/2। अब इनका एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा? नीचे 4 आ गया और उस तरफ हमारे पास ऊपर क्या है? 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस इस तरफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ऊपर 3 बन गया और नीचे बन गया 4। और बाहर क्या है? mv²। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? mgh। अब m से कैंसिल हो गया तो आपके पास gh किसके इक्वल आ गया? 3/4 v²। अब ये जो 3/4 है, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो उधर जाकर ये उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास v² किसके इक्वल आ गया? 4/3 ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? gh। अब चूंकि हमने स्पीड की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो v आपके पास आ जाएगा 4/3 gh सारे का स्क्वायर रूट। इसे हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर, चलें 1 का नाम दे देते हैं। अभी तक हमने किसी भी इक्वेशन को कोई लेबल नहीं किया, कोई बात नहीं, इसे ही 1 का नाम दे दें। और अब मैं बात करने जा रहा हूं स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम। हुप के लिए अब हम डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं हुप इन केस ऑफ हुप या फॉर हुप। तो अब हुप के केस में क्या होगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो mgh ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल होती है हाफ mv²। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि इसकी रोटेशनल भी वही है जो ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल की जगह भी हाफ mv² आ जाएगा।
यहां से भी mv स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकालें आसानी के लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ में हाफ को ऐड करें तो क्या आता है 1, इसका मतलब है अंदर क्या बचा 1 बचा। सिर्फ क्या बच गया हमारे पास राइट हैंड साइड पे mv का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था mgh, राइट हैंड साइड पे क्या आया mv स्क्वायर, मैथ मैथ से कैंसिल हो गया और v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया gh के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला बन गया gh का स्क्वायर रूट। अब मुझे एक बात बताएं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें स्पीड ऑफ डिस्क एट बॉटम बता रही है और इक्वेशन नंबर 2 स्पीड ऑफ हूप एट बॉटम बता रही है। इन दोनों में से कौन सी स्पीड ज्यादा है, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में जो v है उसे v के नीचे छोटा सा डिस्क लिख लेता हूं और इक्वेशन नंबर 2 में जो v है इसके नीचे छोटा सा हूप लिख लेता हूं, जिससे हमें यह समझ आ रही है कि वो स्पीड ऑफ डिस्क है और ये स्पीड ऑफ हूप है। अब ऐसा करते हैं, एक और छोटी सी हेडिंग लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ डिस्क एंड स्पीड ऑफ हूप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखता हूं, v डिस्क इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट को अलग कर दिया और gh स्क्वायर रूट को अलग कर दिया। अब आप गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 में gh स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ हूप के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहां पर भी gh स्क्वायर रूट की जगह मैं v हूप लिख सकता हूं। अब आप गौर करें, v डिस्क यानी स्पीड ऑफ डिस्क किसके इक्वल आ गई, 4/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ हूप। अब ये जो 4/3 स्क्वायर रूट है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, रेशियो निकालें, उसके बाद स्क्वायर रूट लें, तो गौर करें इसका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। और ये बात तो हम जानते हैं कि जब भी किसी वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बड़ा आता है, यानी स्पीड ऑफ हूप को आप 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर बड़ा आएगा ना, यानी मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप। यही इस चीज का आंसर है कि अगर दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए और अलो किया जाए कि वो रोल करते हुए नीचे आए, तो बॉटम पे आकर कौन ज्यादा स्पीड से आ रहा होगा, या दूसरे अल्फाज में कौन पहले पहुंच जाएगा, वो कौन होगा, डिस्क। डिस्क की स्पीड बॉटम पे आते आते ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हूप। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।